नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जर्मनी पहुंचे। म्यूनिख में भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, देश के युवा स्टार्टअप से लेकर खेल जगत में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। खेलो इंडिया युवा खेलों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनमें कई प्रतिभाएं बहुत साधारण परिवारों से उभरी हैं। प्रधानमंत्री ने कचरे से कंचन, जल संरक्षण, हिमाचल प्रदेश में अनोखी साइकिल रैली और आगामी धार्मिक त्योहारों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने सभी से कोविड अनुरूप व्यवहार का लगातार पालन करने का आग्रह किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विधानसभा उपचुनाव में बारदोवाली टाउन सीट पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल मान को बढ़त। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तिथियां घोषित की। भारत ने अफगानिस्तान को 3000 मीट्रिक टन गेहूं की एक और खेप भेजी। और दीपिका कुमारी पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में आज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। दोपहर समाचार में दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित देशों के समूह G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से भी बातचीत की। श्री मोदी G7 देशों और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विचार विमर्श में भाग लेने के अलावा विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। जर्मनी ने भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे लोकतांत्रिक देशों को सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के लिए सदस्य देशों को एक साथ लाने का प्रभावी मंच है। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। जर्मनी से वापस लौटते हुए श्री मोदी संयुक्त अरब अमारात के अबू धाबी में रुकेंगे। वे मंगलवार को राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि इस वर्ष दिसंबर में भारत के G20 देशों की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद देश भर में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के लगभग 200 सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि G20 देशों के लगभग 200 प्रतिनिधि इस तरह के प्रत्येक सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन प्रतिनिधियों को वास्तविक भारत का अनुभव साझा कराने के अवसर उपलब्ध कराएंगे। श्री रेड्डी ने आज सुबह वाइकोम पद्मनाभ पिल्लई की प्रतिमा के अनावरण के बाद कोट्टयम जिले के वाइकोम में समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के दौरान चलाए गए जन आंदोलन को भूलना नहीं चाहिए। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय देश के नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया। रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक प्रयासों, हजारों लोगों की गिरफ्तारी और लाखों लोगों पर अत्याचार के बावजूद लोकतंत्र में देशवासियों की आस्था नहीं डगमगाई। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान सौभाग्य से वे भी इस संघर्ष के साक्षी बने और साझेदार रहे। श्री मोदी ने कहा कि आज जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है, तो देशवासियों को आपातकाल के उस भयावह दौर को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें से एक उपलब्धि इनस्पेस नाम की एजेंसी स्थापित करना है। ये एजेंसी भारत के निजी क्षेत्र के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहन दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शुरुआत ने विशेष रूप से देश के युवाओं को आकर्षित किया है। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। प्रधानमंत्री ने चेन्नई के अग्निकुल और हैदराबाद के स्काई रूट स्टार्टअप का जिक्र किया। ये स्टार्टअप ऐसे रॉकेट विकसित कर रहे हैं जो छोटे छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में ले जाएंगे। इनके माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण की लागत में अत्यधिक कमी आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के स्टार्टअप ध्रुव स्पेस का भी जिक्र किया। ये उपग्रहों के लिए उच्च तकनीक युक्त सोलर पैनल पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप दिगंतरा के तनवीर अहमद का भी उदाहरण दिया। मैं एक और स्पेस स्टार्टअप दिगंतरा के तनवीर अहमद से भी मिला था, जो स्पेस के कचरे को मैप करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उन्हें एक चैलेंज भी दिया है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करें जिससे स्पेस के कचरे का समाधान निकाला जा सके। दिगंतरा और ध्रुव स्पेस दोनों ही 30 जून को इसरो के लॉन्च व्हीकल से अपना पहला लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप एस्ट्रोम की संस्थापक बेंगलुरु की नेहा का जिक्र किया, जो अनूठे विचार पर काम कर रही हैं। इस स्टार्टअप से ऐसे चपटे एंटीने बनाए जा रहे हैं जो छोटे होंगे और उनकी लागत भी बहुत कम होगी। श्री मोदी ने तन्वी पटेल का उदाहरण भी दिया, जो गुजरात में मेहसाणा के स्कूल में पढ़ती हैं। तन्वी अत्यधिक छोटे उपग्रहों पर काम कर रही हैं, जो अगले कुछ महीनों में अंतरिक्ष में छोड़े जाएंगे। तन्वी की ही तरह देश में लगभग 75 स्कूली विद्यार्थी अमृत महोत्सव में 75 उपग्रहों पर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि ऐसे सभी विद्यार्थी देश के छोटे कस्बों से हैं। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का भी जिक्र किया, जो हाल ही में चर्चा में रहे। ओलंपिक के बाद भी नीरज चोपड़ा एक के बाद एक सफलता के नए कीर्तिमान बना रहे हैं। उन्होंने भाला फेंक स्पर्धा का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा स्टार्टअप से लेकर खेल जगत तक नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हाल ही में खेलो इंडिया युवा खेलों में देश के खिलाड़ियों ने कई नए रिकॉर्ड बनाए। अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। अपनी मेहनत से इन खिलाड़ियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है। मैं इन सभी खिलाड़ियों को बधाई भी देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेलों की एक और खास बात यह है कि इनमें से कई प्रतिभाएं बहुत साधारण परिवारों से हैं। इन खिलाड़ियों की सफलता में उनके परिवार और माता पिता की बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के आदिल अल्ताफ का उदाहरण दिया, जिनके पिता दर्जी हैं। उन्होंने चेन्नई के स्वर्ण पदक विजेता एल धनुष का भी जिक्र किया, जिनके पिता साधारण बढ़ई हैं। श्री मोदी ने भारोत्तोलक काजोल सरगार के बारे में बताया, जो अपनी मेहनत से परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। सांगली की बेटी काजोल सरगार, उनके पिता चाय बेचने का काम करते हैं। काजोल अपने पिता के काम में हाथ भी बटाती थी और वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस भी करती थी। उनकी और उनके परिवार की मेहनत रंग लाई और काजोल ने वेट लिफ्टिंग में खूब वाहवाही बटोरी है। ठीक इसी प्रकार का करिश्मा रोहतक की तनु ने भी किया है। तनु के पिता राजवीर सिंह रोहतक में एक स्कूल के बस ड्राइवर है। तनु ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर अपना और अपने परिवार का
सपना सच करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही खेलों की नई पहचान भी बन रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस बार खेलो इंडिया युवा खेल में 5 स्वदेशी खेल भी शामिल किए गए हैं। ये है गतका, थांग ता, योगासन, कलरियापट्टू और मलखंब। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत में ऐसे खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने जा रही है जिसका जन्म सदियों पहले भारत में हुआ था। भारत में एक ऐसे खेल का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होने जा रहा है जिस खेल का जन्म सदियों पहले हमारे ही देश में हुआ था। ये आयोजन है 28 जुलाई से शुरू हो रहे शतरंज ओलंपियाड का। इस बार शतरंज ओलंपियाड में 180 से भी ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल और फिटनेस की चर्चा तेलंगाना की पूर्णा मालावत के बिना पूरी नहीं हो सकती। 13 वर्षीय पूर्णा ने 7 समिट्स चैलेंज को पूरा कर कामयाबी का एक और परचम लहराया है। प्रधानमंत्री ने मिताली राज का भी उदाहरण दिया, जो भारत के सर्वाधिक प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों में शामिल हैं। मैं आज भारत की सर्वाधिक प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में एक मिताली राज की भी चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने इसी महीने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिसने कई खेल प्रेमियों को भावुक कर दिया है। मिताली महज एक साधारण खिलाड़ी नहीं रही है, बल्कि अनेक खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रही है। मैं मिताली को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने मिजोरम की राजधानी आइजोल का उदाहरण दिया, जहां खूबसूरत नदी चिटे लुई बरसों की उपेक्षा के कारण गंदगी और कचरे के ढेर में बदल गई थी। पिछले कुछ वर्षों से इस नदी को बचाने के प्रयास शुरू हुए। श्री मोदी ने कहा कि नदी को स्वच्छ बनाने के इस अभियान ने कचरे से कंचन बनाने का अवसर भी उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री ने पुदुचेरी का भी उदाहरण दिया, जहां लोगों ने जीवन के लिए पुनर्चक्रण अभियान शुरू किया। इसके तहत हजारों किलो कचरा प्रतिदिन एकत्र किया जाता है और उसमें से जैविक कचरा छांटकर खाद बनाई जाती है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में अनोखी साइकिल रैली का भी उदाहरण दिया, जहां कुछ लोगों ने स्वच्छता का संदेश देने के लिए साइकिल के माध्यम से शिमला से मंडी जाने का अभियान शुरू किया। ये लोग पहाड़ी सड़कों पर लगभग 175 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करेंगे। इस समूह में बच्चों के साथ बुजुर्ग भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के उदयपुर में सैकड़ों वर्ष पुरानी सुल्तान की बावड़ी का उदाहरण दिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। आप सोच रहे होंगे कि सूरतान क्या है। दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने न सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया, बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है। सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहां सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। 1 जुलाई को प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। श्री मोदी ने अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र किया, जो 30 जून से शुरू हो रही है। ये यात्राएं प्रत्यक्ष रूप से हमें गरीबों की सेवा का अवसर देती हैं और गरीब के लिए उतनी ही हितकारी होती हैं। इसलिए तो देश भी अब आध्यात्मिक यात्राओं में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए इतने सारे प्रयास कर रहा है। आप भी ऐसी किसी यात्रा पर जाएंगे तो आपको अध्यात्म के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी दर्शन होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को कोविड से बचाव के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है। हालांकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है। हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच गए हैं। देश में तेजी से प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। अगर आपकी सेकंड डोज के बाद प्रिकॉशन डोज का समय हो गया है तो आप ये तीसरा डोज जरूर लें। खासकर बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाएं।
हमें हाथों की सफाई और मास्क जैसी जरूरी सावधानी भी बरतनी ही है। हमें बारिश के मौसम में आसपास गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी आगाह रहना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना जारी है। रामपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने जीत ली है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा को 42,000 से अधिक वोटों से हराया। ताजा रुझानों के अनुसार पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल मान के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान आम आदमी पार्टी के गुरमैल सिंह से 7,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बारदोवाली टाउन सीट 6,000 से ज्यादा मतों से जीत ली है। भाजपा की स्वप्ना दास सुरमा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 5,500 वोटों से आगे चल रही हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक आगे हैं। आंध्र प्रदेश में आत्मापुर विधानसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार मेकापति विक्रम रेड्डी ने 82,888 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। झारखंड की मांडर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही हैं। इन सभी सीटों के उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान हुआ था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने गुवाहाटी में महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायकों को Y+ सुरक्षा उपलब्ध कराई है। श्री शिंदे ने कल आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र पुलिस ने असंतुष्ट विधायकों और उनके परिवारों के सदस्यों को मिली पुलिस सुरक्षा हटा ली है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति आज छठे दिन भी बनी हुई है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि वे अभी भी गुवाहाटी में ठहरे बागी विधायकों से संपर्क में हैं। उन्होंने गुवाहाटी में बैठकर पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाने के लिए बागी गुट की आलोचना की। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बागी नेता एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की बडोदरा में किसी गुप्त बैठक होने के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जर्मनी पहुंचे। म्यूनिख में भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, देश के युवा स्टार्टअप से लेकर खेल जगत में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में देश ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। खेलो इंडिया युवा खेलों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इनमें कई प्रतिभाएं बहुत साधारण परिवारों से उभरी हैं। प्रधानमंत्री ने कचरे से कंचन, जल संरक्षण, हिमाचल प्रदेश में अनोखी साइकिल रैली और आगामी धार्मिक त्योहारों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने सभी से कोविड अनुरूप व्यवहार का लगातार पालन करने का आग्रह किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विधानसभा उपचुनाव में बारादोवाली टाउन सीट पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी पार्टी की बढ़त।
पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल मान को बढ़त। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट 2022 की तिथियां घोषित की। भारत ने अफगानिस्तान को 3000 मीट्रिक टन गेहूं की एक और खेप भेजी। और दीपिका कुमारी पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में आज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट 2022 की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यूजीसी नेट की दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षाएं इस वर्ष एक साथ कराई जाएंगी। परीक्षा 8 जुलाई से शुरू होकर 14 अगस्त को संपन्न होगी। भारत ने अफगानिस्तान को 3000 मीट्रिक टन गेहूं की एक और खेप कल भेजी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अफगान जनता को मानवीय सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता बनी हुई है। तीरंदाजी विश्व कप में पेरिस में रिकर्व टीम स्पर्धा का फाइनल खेला जा रहा है। विश्व कप के तीसरे चरण की स्पर्धा में भारत की दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की टीम का सामना चीनी ताइपे कुओ जू जिंग, लेई चेन यिंग और पेंग चिया माओ से हो रहा है। इससे पहले ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी सहजानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 26 जून 1950 को हुआ था। किसानों के हितों के लिए संघर्षरत सहजानंद एक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी, सशक्त लेखक और समर्पित क्रांतिकारी थे। सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। पहले उनका नाम था नवरंग राय। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन के साथ बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की। इस सभा ने किसानों को जमींदारों द्वारा उनके अधिकारों के अधिग्रहण के खिलाफ संगठित किया। अप्रैल 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। सहजानंद सरस्वती को इस सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। एनजी रंगा और ईएमएस नंबूदरीपाद जैसे प्रमुख नेता इस सभा के सदस्य बनाए गए। अगस्त 1936 में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया और जमींदारी प्रथा समाप्त करने और ग्रामीण ऋण रद्द किए जाने की मांग की गई। सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में बिहार में बाकाश्त आंदोलन शुरू किया। बाकाश्त का अर्थ था खेती के साथ यानी स्वयं की जोत। ये आंदोलन जमींदारों द्वारा बाकाश्त भूमि से जोतदारों यानी असामियों को हटाए जाने के विरोध में था। इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिहार काश्तकार अधिनियम और बाकाश्त भूमि कर पारित किया गया। सहजानंद सरस्वती ने बिहटा की डालमिया शुगर मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश राज द्वारा उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 28 अप्रैल का दिन अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारे देश में स्वामी सहजानंद सरस्वती एक ऐसा नाम है जिसकी शपथ और जिसका संकल्प लिया जाना चाहिए। भारत में किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता आज वे जन जन के आदर्श और लाखों लोगों के नायक बन गए हैं।
उन्हें रामगढ़ में ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया जाना निश्चित रूप से सौभाग्य की बात रही। मेरे लिए एक मित्र, एक चिंतक और मार्गदर्शक के रूप में पाना बहुत बड़ा सम्मान है। स्वामी जी के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के अग्रणी नेता फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हैं। सहजानंद सरस्वती का निधन 26 जून 1950 को हुआ। इस महान राष्ट्रवादी किसान नेता को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जीबॉन घोषाल का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1912 में 26 जून को हुआ था। घोषाल चटगांव रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य थे। चटगांव अब बांग्लादेश में है। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार हमले में उन्होंने प्रमुख रूप से भाग लिया था। चटगांव हमले के बाद उन्होंने शहर छोड़ दिया, लेकिन 22 अप्रैल 1930 को उन्हें फेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि किसी तरह वे 2 अन्य बंदियों के साथ भागकर चंदर नागौर तक आने में सफल हो गए। फ्रेंच कॉलोनी के प्रशासक एम चैंपियन ने कलकत्ता में ब्रिटिश प्राधिकारियों को उनके ठिकाने की खबर दे दी। सूचना मिलने पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर टेगाट बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ 1 सितंबर 1930 को चंदर नागौर पहुंचे। उन्होंने उस स्थान को घेर लिया जहां क्रांतिकारी छिपे थे और गोलीबारी शुरू कर दी। जीबॉन घोषाल को गोली लगी और उसी दिन उनकी मौत हो गई। इस महान क्रांतिकारी को हमारा नमन। आज हम शहीद बहादुर खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। एक हमले के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप के कारावास में 26 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से उन्हें शत शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में डिजिटल संरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। मीडिया और मनोरंजन के बदलते परिदृश्य राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री ठाकुर ने कहा कि देश भर में एवीजीसी क्षेत्र के लिए ठोस डिजिटल आधारशिला तैयार हो रही है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश की संभावना है। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा होने और कोलकाता में 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। शाम या रात को बादल छा सकते हैं। लेह और गिलगित में भी आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जर्मनी पहुंचे। म्यूनिख में भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, देश के युवा स्टार्टअप से लेकर खेल जगत में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। खेलो इंडिया युवा खेलों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इनमें कई प्रतिभाएं बहुत साधारण परिवारों से उभरी हैं। श्री मोदी ने सभी से कोविड अनुरूप व्यवहार का लगातार पालन करने का आग्रह किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विधानसभा उपचुनाव में बारदोवाली टाउन सीट पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी पार्टी की बढ़त। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल मान को बढ़त।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।